नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने गुरुवार 13 जुलाई को चुनावी बॉन्ड के अपारदर्शी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि राजनीतिक चंदा हासिल करने की है व्यवस्था सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने यह आरोप उस वक्त लगाया है जब कुछ दिनों पहले आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश के राजनीतिक दलों को साल 2016-17 से 2021-22 के दौरान मिले कुल चंदे की आधी से अधिक राशि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुई और बीजेपी को अन्य राजनीतिक दलों के मिले कुल चंदे से भी अधिक चंदा मिला। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2016-17 से 2021-22 के दौरान 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय पार्टियों को 16,437 करोड़ रुपए का चंदा मिला। खेड़ा ने एडीआर की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2016-17 से 2021-22 के दौरान बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 5,271.97 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि बाकी अन्य राष्ट्रीय दलों को सिर्फ 1,783.93 करोड़ रुपए की राशि मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के कारण चुनावी चंदे की व्यवस्था अपारदर्शी हो गई। इस बॉन्ड के खिलाफ चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक समेत सभी को आपत्तियां थी, लेकिन इसे धन विधेयक के रूप में पारित कर दिया। बीजेपी ने इसके जरिए विधायक खरीदे और सरकारें गिरा दी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि पहले कंपनी अपने 3 साल के शुद्ध लाभ का 7.5% से ज्यादा दान नहीं कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने यह सीमा हटा दी। उन्होंने कहा कि अब किसी कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं कि किसको कितनी राशि दी गई है। यह बहुत अपारदर्शी है। जब इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आता है तो स्पष्ट होता है कि काला धन कैसे सफेद किया जाता है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस पर लगातार बयानबाजी जारी है। कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। इस बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में बयान दे चुके हैं। वहीं अब उनके बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक राज्यपाल के रूप में उन्हें सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना चाहिए और आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होकर PM मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। ओवैसी के बयान पर आरिफ मोहम्मद ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर कोई अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोग जो भी कह रहे हैं सरकार उसे जानेगी और उन सभी संवेदनाओं को ध्यान में रखेगी। लोकसभा चुनाव को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ने पर केरल के राज्यपाल ने पूछा, क्या मैं 1986 में चुनाव लड़ रहा था जब मैंने सरकार से इसी विषय को लेकर इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि केरल के गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के धर्म को टारगेट नहीं करता है, बल्कि यह देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की बात करता है। इसके बाद उन्होंने ABP न्यूज से बातचीत के दौरान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कटाक्ष किया था। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। एनसीपी नेता और हाल ही में शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार को वित्त और नियोजन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं छगन भुजबल को रसद और ग्राहक संरक्षण मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि तमाम विवादों के बाद अब आखिरकार मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल हुए 9 एनसीपी विधायकों को आज शुक्रवार को उनके विभाग मिल गए हैं। इन नए मंत्रियों में धर्मराव बाबा अतराम को औषधि और प्रशासन, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता, धनंजय मुंडे को कृषि और हसन मुशरीफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही अनिल पाटिल को आपदा राहत और पुनर्वास मंत्री बनाया गया है। वहीं अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्री और संजय बनसोड़े को खेल और युवा कल्याण और बंदरगाह मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की फ्रांस यात्रा पर हैं। इस बीच दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर PM मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हालात पर जानकारी ली। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने PM मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने शुक्रवार 14 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसी ही कॉल तब क्यों नहीं की गई जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर चल रहा था। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि PM मोदी ने गृह मंत्री को पेरिस से कॉल कर दिल्ली में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस पर चिंता जताई, लेकिन ऐसी ही कॉल तब क्यों नहीं की गई थी जब वो अमेरिका गए हुए थे और मणिपुर जल रहा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि मणिपुर अभी भी जल रहा है जब प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मणिपुर पर पूरी तरह से मौन व्रत पर रहने की शपथ ले ली है।
राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद रिहायशी इलाकों से लेकर वीआईपी इलाकों में भी पानी घुस चुका है। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में पानी भर गया है तो कहीं सड़कों पर जलभराव की वजह से भारी जाम लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं इन खबरों के बीच पूर्वी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि पूर्वी दिल्ली के मुकुंदपुर चौक पर बाढ़ के पानी में डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक तीनों किशोर बाढ़ के पानी में नहाने के लिए गए थे। हालांकि उन्हें बचाने के लिए कांस्टेबल पानी में भी कूदा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस के मुताबिक मुकुंदपुर में एक ग्राउंड में पानी भरा था, उसी में नहाने के लिए 3 बच्चे गए थे। सभी की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। वहीं जब तीनों डूबने लगे तो कांस्टेबल ने यह देखा और उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। बावजूद इसके तीनों को बचाया नहीं जा सका। हादसे के थोड़ी ही देर बाद तीनों किशोरों के शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। यह घटना करीब 3 बजे की बताई जा रही है। देश के तीसरे मिशन मून यानी चंद्रयान 3 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बता दें कि चंद्रयान 3 को आज शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य इस लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्चिंग के बाद कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इसको प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह कितनी सिस्मिक है। इसके साथ ही चांद की मिट्टी और धूल की भी स्टडी की जाएगी। और अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लागत लगभग 615 करोड़ रुपए है। इससे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत 603 करोड़ रुपए थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर फ्रांस यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।